नमस्कार। टेक की दुनिया तो रोज बदल रही है और सबसे ज्यादा असर हमारे स्मार्टफोन्स पर ही दिखता है ना? बिल्कुल। आज हम स्मार्टफोन सिक्योरिटी के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज का टॉपिक तो वाकई मजेदार है। ये जो बात चल रही है कि फोन चोरी होने पर फोन खुद ही मतलब चोर की पहचान करा सकता है। हाँ, क्या ये सच में मुमकिन है कि फोन चोर की फोटो खींच ले? यही तो सवाल है। हमारे पास जो जानकारी है, कुछ आर्टिकल्स और नोट्स, वो इसी तकनीक की बात करते हैं। हम्म। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि एंड्रॉयड हो या आईफोन, दोनों में ही कुछ ऐसे नए फीचर्स या एप्स आ गए हैं जिनसे मोबाइल चोरी की टेंशन लगभग खत्म हो सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। टेंशन खत्म। है ना? तो आज इसी दावे की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये फीचर्स या एप्स असल में हैं क्या, कैसे काम करते हैं। और क्या इनकी कोई सीमाएं भी हैं? बिल्कुल। और क्या वाकई इनसे फोन की सुरक्षा इतनी बढ़ जाती है कि मतलब चिंता ही न रहे? सही बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, परत दर परत समझते हैं इस तकनीक को। देखते हैं इसमें कितना दम है। क्या सच में फोन एक सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है? हाँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसी मेन आइडिया पर आते हैं जो इन सोर्सेज में है कि फोन अगर गलत हाथों में चला जाए या कोई गलत पासवर्ड डाले तो चोर की फोटो ले सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, लगता तो है। ये होता कैसे है असल में? देखिए, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का रोल इंटरेस्टिंग है। ये जो फीचर है या ऐप है, ये जुड़ा होता है फोन के लॉक सिस्टम से। अच्छा। जब कोई मान लीजिए बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा है या गलत पैटर्न बना रहा है, शायद 3 बार या 5 बार, हाँ, कोशिश कर रहा है खोलने की। हाँ, तो सिस्टम समझ जाता है कि ये कोई अनऑथराइज्ड कोशिश है, हाँ। मतलब कोई गड़बड़ है। ठीक उसी समय वो ऐप या फीचर फोन का जो फ्रंट कैमरा होता है ना, हाँ। उसे चुपके से चालू कर देता है। चुपके से, मतलब यूजर को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, इसका डिजाइन ही ऐसा होता है। कैमरा बिना किसी फ्लैश के, बिना किसी आवाज के फोटो खींच लेता है। कमाल है। लेकिन सिर्फ फोटो खींचना ही काफी नहीं है ना? हाँ, सही बात है। वो फोटो फोन के मालिक तक पहुंचनी भी तो चाहिए। हम्म। तो सिस्टम क्या करता है, फोटो खींचने के फौरन बाद उसे इंटरनेट के जरिए आपकी जो पहले से तय ईमेल आईडी होती है, अच्छा, जो हमने रजिस्टर की हो। हाँ, या फिर क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या iCloud, उस पर अपलोड कर देता है। ओ, तो मतलब इसके लिए फोन का इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है। हाँ, ये तो एक क्या कहते हैं, कमजोरी हो सकती है। सही बात। चोर तो शायद सबसे पहले नेट बंद कर दे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये इस तकनीक की एक कह सकते हैं बड़ी सीमा है। अगर फोन चोरी हुआ और फौरन ही उसे फ्लाइट मोड पर डाल दिया या डेटा ऑफ कर दिया, तो फोटो तुरंत अपलोड नहीं हो पाएगी। तो फिर फोटो फोन में सेव तो हो सकती है, लेकिन मालिक तक वो तभी पहुंचेगी जब फोन दोबारा ऑनलाइन आएगा। और वो शायद कभी ना आए। हाँ, हो सकता है। कुछ ऐप्स कोशिश करते हैं कि जैसे ही नेटवर्क मिले अपलोड कर दें, पर वो इंस्टेंट मतलब फौरन सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है। और क्या ये सिर्फ गलत पासवर्ड पर ही काम करता है? कुछ सोर्सेज में सिम कार्ड बदलने का भी जिक्र था। हाँ, कुछ जो ज्यादा एडवांस्ड एंटी थेफ्ट ऐप्स हैं, उनमें ये फीचर भी होता है। अच्छा। वो सिर्फ गलत पासवर्ड को ही नहीं देखते, बल्कि अगर कोई फोन से सिम कार्ड निकालता है या बदलता है, तो भी वो अलर्ट हो सकते हैं। अरे वाह। और फोटो खींचकर लोकेशन की जानकारी वगैरह भेज सकते हैं। तो ये एक और लेयर हो गई सिक्योरिटी की। ये जानना भी जरूरी है कि ये सुविधा क्या सिर्फ मतलब महंगे फोन्स में है या किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही मिलती है। सोर्सेज तो कह रहे थे कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर है। हाँ, ये अच्छी बात है कि ये किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी है और iOS यानी आईफोन यूजर्स के लिए भी। दोनों के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हाँ, दोनों प्लेटफॉर्म पर इनके काम करने का तरीका और उपलब्धता, उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। क्या फर्क हो सकता है? देखिए, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए नेटिव फीचर्स तो हैं ही। हाँ, वो फाइंड माई वाले। बिल्कुल। एंड्रॉयड पर फाइंड माई डिवाइस और iOS पर फाइंड माई, ये तो बेसिक सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। फोन की लोकेशन बताना, लॉक करना, डेटा मिटाना। हाँ, ये तो पता है। लेकिन ये जो फोटो खींचने वाला फीचर है, ये आमतौर पर इन नेटिव सर्विसेज का हिस्सा नहीं होता, या कम से कम पहले तो नहीं था। तो मतलब ये फोन में पहले से इनबिल्ट नहीं आता? ज्यादातर मामलों में नहीं, खासकर पुराने मॉडल्स में। हाँ, अब कुछ नए एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियां अपनी कस्टम यूआई में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स डालने लगी हैं। लेकिन iOS के मामले में एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसीज काफी सख्त हैं।
तो थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए भी बिना यूजर की साफ सहमति और जानकारी के कैमरा एक्सेस करना मुश्किल होता है। अच्छा। एंड्रॉयड इस मामले में थोड़ा ज्यादा खुला है, जिससे ऐप्स को ज्यादा फंक्शनैलिटी मिल जाती है, लेकिन जाहिर है उसके अपने सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को ये फोटो खींचने वाला फीचर चाहिए तो पहला कदम क्या होना चाहिए? सोर्स कह रहे थे कि वो नेटिव फाइंड माई फीचर ऑन करना तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। वो पहली डिफेंस लाइन है। फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई आईफोन को एक्टिवेट करना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फोन ढूंढने में ही मदद नहीं करते, बल्कि आप दूर से उसे लॉक कर सकते हैं, या अगर डेटा बहुत संवेदनशील है तो उसे मिटा भी सकते हैं। हाँ, ताकि गलत हाथों में ना पड़े। बिल्कुल। और शायद बहुत से लोग इसे पहले से इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। हाँ, ये तो हो गया लोकेशन और बेसिक कंट्रोल के लिए। लेकिन वो चोर की पहचान वाली बात, मतलब तस्वीर वाली बात, उसके लिए क्या? हाँ, यहीं पर शायद उन थर्ड पार्टी एप्स का रोल आता है जिनका जिक्र था, जैसे प्रे एंटी थेफ्ट और क्रोक कैचर। एकदम सही कहा। जहां नेटिव फीचर्स की लिमिट खत्म होती है, वहीं से इन स्पेशल एंटी थेफ्ट एप्स का काम शुरू होता है। हाँ। एप्स जैसे प्रे या क्रुक कैचर ये खास तौर पर इसी मकसद से बने हैं कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिशों को पकड़ें और सबूत इकट्ठा करें। ये नेटिव फीचर्स से अलग क्या करते हैं? मतलब क्या सिर्फ फोटो खींचना ही इनका मेन काम है? फोटो खींचना एक मुख्य फीचर है, पर ये अक्सर और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे गलत पासवर्ड पर फोटो लेने के साथ साथ ये ऐप्स लोकेशन की ज्यादा सटीक जानकारी, मतलब जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेज सकते हैं। अच्छा। आसपास कौन से वाईफाई नेटवर्क्स हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं। कभी-कभी डिवाइस की स्क्रीन पर एक कस्टम मैसेज दिखाने का ऑप्शन भी देते हैं। कुछ ऐप्स तो डिवाइस के माइक्रोफोन से आसपास की आवाज रिकॉर्ड करने का भी दावा करते हैं। हालांकि उसके प्राइवेसी और लीगल मामले थोड़े पेचीदा हैं। और इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या कोई कीमत देनी पड़ती है या ये फ्री है? ज्यादातर ऐसे ऐप्स फ्रीमियम मॉडल पर चलते हैं। फ्रीमियम मतलब बेसिक फीचर्स जैसे गलत पासवर्ड पर फोटो लेना और ईमेल पर भेजना वो शायद मुफ्त हों। ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स चाहिए, जैसे रियल टाइम ट्रैकिंग या एक से ज्यादा डिवाइस मैनेज करना या डेटा वाइप करना, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। अच्छा, पैसे देने पड़ सकते हैं? हाँ, प्रे एंटी थेफ्ट का पेड वर्जन भी है। क्रूक कैचर में भी शायद कुछ इन-ऐप परचेज हों। एक जरूरी सवाल और, जब हम ये थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करते हैं तो हम उन्हें काफी सारी परमिशन देते हैं, है ना? कैमरा एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। हाँ बिल्कुल। क्या ये अपने आप में एक रिस्क नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐप भरोसे के लायक है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन ऐप्स को काफी ज्यादा एक्सेस चाहिए होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी एंटी थेफ्ट ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेपुटेशन जरूर चेक कर लें। ऐप स्टोर पर रेटिंग्स देखें, रिव्यूज पढ़ें। हाँ, ये तो करना ही चाहिए। कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, ऐप डेवलपर कौन है। हमेशा भरोसेमंद और जाने माने डेवलपर्स के ऐप्स चुनना ही बेहतर है। सही बात है। किसी अनजान सोर्स से या थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से तो ऐसे ऐप बिल्कुल डाउनलोड ना करें। और क्या ये ऐप्स बैटरी ज्यादा खर्च करते हैं? क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलते रहते होंगे शायद। हाँ, कुछ हद तक बैटरी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इन ऐप्स को लगातार डिवाइस की स्थिति पर नजर रखनी होती है। जैसे लॉक स्क्रीन पर गलत अटेम्प्ट हुए या नहीं, तो ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। हालांकि अच्छे डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि ऐप को ऑप्टिमाइज करें ताकि बैटरी कम से कम खर्च हो। लेकिन फिर भी नेटिव फीचर्स के मुकाबले इनका बैटरी पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ सकता है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है जो सिक्योरिटी के लिए शायद करना पड़े। तो अगर हम पूरी प्रोसेस को संक्षेप में समझें तो अपने फोन को इस चोर पकड़ने वाली ताकत से लैस करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? सोर्स तो कह रहे थे बस एक छोटा सा काम करना है। हाँ, सोर्स के हिसाब से 2 मुख्य काम हैं। पहला, अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर जो नेटिव फाइंड माई डिवाइस एंड्रॉयड पर या फाइंड माई आईफोन iOS पर फीचर है, उसे ऑन करें और ठीक से सेटअप करें। ये आपकी बेसिक सुरक्षा है। ठीक है। और दूसरा, अगर आप वो फोटो खींचने वाला एक्स्ट्रा फीचर चाहते हैं तो एक भरोसेमंद थर्ड पार्टी एंटी थेफ्ट ऐप चुनें, जैसे प्रे या क्रुक कैचर या कोई और जिसका नाम सुना हो, भरोसा हो। उसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और जो भी जरूरी परमिशंस हैं वो देकर उसे ठीक से सेटअप और एक्टिवेट करें। इसमें अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करना भी शामिल होगा, जहां अलर्ट भेजे जाएंगे। तो बस ये 2 कदम, और जैसा सोर्स कह रहे हैं, फोन एक तरह का स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। बिल्कुल। ये मौजूदा ट्रैकिंग में एक पहचान की लेयर और जोड़ देता है। हाँ, ये एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच जैसा है। मतलब एक के बाद एक सुरक्षा परत। पहली परत लोकेशन बताती है,
दूसरी परत पहचान का सबूत दे सकती है। इससे शायद फोन वापस मिलने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाए और हो सकता है चोर के मन में भी थोड़ा डर पैदा हो कि वो पकड़ा जा सकता है। शायद इससे कुछ हद तक चोरी रुके भी। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शुरू में था। क्या इन सब उपायों के बाद वाकई मोबाइल चोरी की टेंशन खत्म हो जाती है? क्या ये दावा सच के करीब है? सोर्सेस तो काफी उम्मीद जगा रहे थे। देखिए, टेंशन खत्म कहना शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलना होगा। अच्छा। ये तकनीक बेशक एक पावरफुल टूल है, मन की शांति बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये पैसिव ट्रैकिंग से एक्टिव आइडेंटिफिकेशन की तरफ एक जरूरी कदम है। लेकिन इससे कोई रामबाण इलाज मान लेना ठीक नहीं होगा। इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? हमने नेटवर्क वाली बात तो की, और क्या? और भी पहलू हैं, जैसे सोचिए अगर चोर ने चेहरा ढका हुआ है, मास्क पहना है या हेलमेट है। हाँ, तब तो फोटो बेकार है। बिल्कुल। फिर कम रोशनी में फ्रंट कैमरे की क्वालिटी कैसी है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। सही बात है। फिर जैसा हमने कहा, अगर फोन फौरन ऑफलाइन कर दिया तो फोटो टाइम पर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या? अगर फोटो मिल भी गई तो उसकी मदद से फोन वापस मिलना या चोर का पकड़ा जाना, ये कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ऐसे सबूत को सीरियसली लेती हैं? क्या सिर्फ एक फोटो के बेस पे एक्शन होता है? ये अलग अलग जगहों और सिचुएशन पर निर्भर करता है। फोटो एक जरूरी सुराग तो हो सकती है, खासतौर पर अगर चेहरा साफ दिख रहा हो। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन सिर्फ इसी फोटो के आधार पर गिरफ्तारी हो जाएगी या फोन मिली जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, कानूनी प्रक्रिया तो जटिल होती है। बिल्कुल, उन्हें ठोस सबूत चाहिए होते हैं। ये फोटो उस प्रोसेस का एक हिस्सा बन सकती है, लेकिन अकेली शायद काफी ना हो। और एक और बात मेरे मन में आ रही है, प्राइवेसी का मुद्दा, निजता। हाँ, अगर ये फीचर गलती से चालू हो जाए तो मान लीजिए घर में बच्चे खेल रहे हैं और बार बार गलत पैटर्न बना देते हैं, या कोई दोस्त मजाक में कर दे, क्या उनकी तस्वीरें भी ईमेल पर चली जाएंगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, नैतिक भी और प्रैक्टिकल भी। और हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। सच में? हाँ, ये सिस्टम्स आमतौर पर ये फर्क नहीं कर पाते कि गलत पासवर्ड डालने वाला चोर है या घर का कोई सदस्य है। ओह। इसलिए गलत अलर्ट, जिन्हें फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, उनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। इससे बेवजह किसी की निजी तस्वीरें आपकी ईमेल पर आ सकती हैं, जो कि प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। हाँ, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए ऐप सेट करते समय ये ध्यान रखना होता है कि कितनी गलत कोशिशों के बाद ये फीचर एक्टिवेट हो। थोड़ा सोच समझ कर सेटिंग करनी पड़ती है। तो मतलब ये हुआ कि ये तकनीक फायदेमंद तो है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, इसकी सीमाओं और जोखिमों को ध्यान में रखकर। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये सिक्योरिटी के आपके क्या कहते हैं शस्त्रागार में एक और हथियार है, लेकिन अकेला हथियार नहीं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी तो हमेशा बचाव ही होती है। अपने फोन को सेफ रखना, पब्लिक प्लेस में सावधान रहना, मजबूत पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक लगाना। हाँ, वो तो है ही। ये ऐप्स एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट की तरह हैं, जो तब काम आ सकते हैं जब आपकी पहली सुरक्षा रेखा टूट जाए। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी चोरी जैसी बुरी घटनाओं में भी थोड़ी मदद कर सकती है। कुछ सेटिंग्स बदलकर और कुछ खास ऐप्स इंस्टॉल करके हमारा फोन शायद चोर की तस्वीर ले सकता है। ये वाकई टेक्नोलॉजी का एक दिलचस्प इस्तेमाल है। हाँ, ये जरूर दिखाता है कि हमारे गैजेट्स कितने स्मार्ट और कैपेबल होते जा रहे हैं। और अंत में एक विचार जो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। हमने तकनीक की क्षमता देखी, उसकी सीमाएं भी समझी, प्राइवेसी के जोखिमों पर भी बात की। अब सवाल ये है कि क्या सबूत जुटाने की ये जो संभावित क्षमता है, वो उस अनिश्चितता की सबूत कितना काम आएगा और प्राइवेसी के उल्लंघन की संभावित जोखिम के सामने अपनाने लायक है? ये सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति को अपनी जरूरत, अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये बैलेंस खुद तय करना होगा। तकनीक हमें विकल्प देती है, चुनाव हमें